सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन। और यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। ये इसका पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने जितना कुछ किया है एडवांस प्रॉब्लम के लिए, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो ज़रूर से जाके उनको भी आप देखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 2019 के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको रे ऑप्टिक्स से पूछे गए थे। काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है इस चैप्टर का। 4 सवाल आपसे डायरेक्टली रे ऑप्टिक्स से पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला सवाल है। सवाल में हमसे कहता है अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ 2 मटीरियल्स विद रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस N1 एंड N2 एज शोन इन द फिगर। तो आपके सामने ये जो हाफ है ये आपको N1 मीडियम का बना हुआ है और ये जो दूसरा हाफ है ये आपको N2 मीडियम का है। तो हम इसे 2 सेपरेट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, F इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन N1 और N2 बराबर है and the focal length is f plus delta f when n1 is equal to n और n2 की वैल्यू जो है वो n plus delta n है, जहाँ पे delta n का हमको कंडीशन दिया है delta n is much smaller than n minus 1, राइट। n जो है आपको 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है। तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है, 4 ऑप्शंस दिया है, हमें उसमें से बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपको मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये जो f है ना, इसके लिए एक जनरल इक्वेशन पता कर लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आपके पास एक सेपरेट लेंस हो गया विच इज़ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और सिमिलरली आपके पास उस तरफ भी एक सेपरेट कॉन्वेक्स लेंस हो जाने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है। सो यू नो दैट बाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आई कैन से दैट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है सर, अच्छा। सो 1/f इज इक्वल टू, और ये 1/f1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें तो पता होना चाहिए ना। ये आपको हो जाएगा n1 minus 1, राइट, n1 minus 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में कहता है कि ये जो दोनों सरफेस है ना, उन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको सेम है। यानी कि अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अपना r होने वाला है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 1/r माइनस 1/∞। ठीक है, अच्छा, प्लस अब हम लोग लिखने वाले 1/f2। तो 1/f2 की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको हो जाएगा n2 minus 1, n2 minus 1 1/, अब यहाँ पे पहले आपको प्लेनर वाला सरफेस है तो 1/∞ माइनस ऑफ 1/, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आप माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, सो माइनस r। आई होप यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर है। अब इस दोनों को अपने को बस ऐड कर देना है, तो आपका 1/f जो है वो आ जाएगा कितना, आप देख सकते हैं ये आपको आने वाला है n1 minus 1 प्लस n2 minus 1 होल डिवाइडेड बाई r। ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग सिचुएशन है। कहता है कि f की वैल्यू को f ही ले लो अगर n1 और n2 बराबर है, राइट। तो यहाँ से हम अपना पहला कंडीशन लिख सकते हैं दैट 1/f इज इक्वल टू, अगर n1 और n2 बराबर है तो n1 n2 बराबर कर दिया तो ये आपको हो जाएगा 2n, तो क्यों ना 2 को कॉमन ले लो, तो ये आपको हो जाएगा 2n minus 1 अपॉन r। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हमसे कहता है द फोकल लेंथ बिकम्स f प्लस डेल्टा f, यानी कि 1/f प्लस डेल्टा f। कब, जब आपका n1 जो है वो तो n के बराबर है, ये आपका n के बराबर, लेकिन आपका जो n2 है वो आपका n प्लस डेल्टा n है, वो आपका n प्लस डेल्टा n है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिखा। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आपके पास देखिए क्या है n, यहाँ पे भी आपके पास n है, सो 2n माइनस 2, सो आप वहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2n माइनस 1 प्लस डेल्टा n होल डिवाइडेड बाई r। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें फॉर्मुलेट करना है डेल्टा f बाई f जैसा कुछ, राइट। सो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए चीज़ों को। व्हाट वी कैन डू इज डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप एक काम कीजिए, 1 और 2 को ना डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में अगर आप डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये f प्लस डेल्टा f जो है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा, ये f आपको नीचे आ जाने वाला है। फिर आप ध्यान से देखिए ये आपको ऊपर में रहेगा 2n minus 1, सो 2n minus 1 आपको ऊपर में है, और यहाँ पे आपके पास होगा 2n minus 1 प्लस डेल्टा n। यहाँ तक चीज़ एकदम
क्लियर है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए ताकि आपको डेल्टा एफ बाई एफ आता दिख जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस ही करना है। अब फिजिक्स अब रह नहीं गया यहाँ पे कुछ। और इस 2n-1 को नीचे ले आइए, तो ये आपको हो जाने वाला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डेल्टा एन होल डिवाइडेड बाई 2n-1, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमको क्वेश्चन में कहता है कि डेल्टा एन जो है वो बहुत छोटा है n-1 के सामने। सो बेसिकली अगर हम इस पूरे पे वो जो बाइनोमियल का अप्रॉक्सीमेशन होता है, दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस nx व्हेन x इज मच मच स्मॉलर देन 1, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका पावर बेसिकली 1 है, तो अगर आप उस चीज़ को लगा दो तो 1 प्लस डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा। आप पहले तो इस पूरे को ऊपर लेके जाओगे, फिर आप ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन को करने वाले हो। तो जब ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो पावर आपका -1 होने वाला है। सो बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई 2n-1। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और 1 तो आपका यहाँ से सलट लिया, एंड यू आर लेफ्ट विथ डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई 2n-1, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बस अब आप यहाँ पे एक एक करके ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला ऑप्शन हमसे क्या कहता है कि डेल्टा एफ बाई एफ इज लेस दैन डेल्टा एन बाई एन। अगर आप दोनों तरफ मॉड ले फिर भी आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में डेल्टा एन बाई एन नहीं है, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 2n-1 है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपको वहीं पे गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए। अगर डेल्टा एन बाई एन लेस देन 0 है, बात को समझिएगा, एन तो आपको पॉजिटिव है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पॉजिटिव है। तो अगर डेल्टा एन बाई एन लेस देन 0 है, इसका मतलब डेल्टा एन आपको एक नेगेटिव नंबर हो गया, राइट, एक नेगेटिव वैल्यू है। अगर डेल्टा एन नेगेटिव वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका डेल्टा एन नेगेटिव वैल्यू है और जो आपको स्मॉल एन है, आप ध्यान से देखिए, स्मॉल एन तो 1 और 2 के बीच में है, यानी डिनोमिनेटर आपको अभी भी पॉजिटिव है। डेल्टा एन अगर आपका नेगेटिव है तो ये ओवरऑल आपको पॉजिटिव हो जाएगा, विच मीन्स डेल्टा एफ बाई एफ आपको पॉजिटिव हो जाने वाला है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि अगर डेल्टा एन बाई एन आपको 0 से छोटा है तो आपको डेल्टा एफ बाई एफ एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, विच इज़ योर ट्रू, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाई एफ एंड डेल्टा एन बाई एन रिमेन्स अनचेंज्ड if both convex surfaces are replaced by concave surface of the same radius of curvature। अगर आपने ये जो कॉन्वेक्स शेप है इसको चेंज करके ऐसा कुछ बना दिया होता कॉन्केव शेप, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आप अभी भी सेम रख रहे हैं दोनों का, तो रिलेशन जो हम अभी लेके आए हैं वो सही रहेगा, वो फिर भी वही रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे रिलेशन में आर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपका जो आर है, आपने जब इक्वेशन में 1 और 2 को डिवाइड किया था तो वो आर कैंसिल हो गया था। तो क्योंकि आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉन्केव सरफेस हो, आपको जो रिलेशन आप लेके आए हैं यहाँ पे वो सेम रहने वाला है, ठीक है, बढ़िया है। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको बेसिकली सिंपली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। कहता है कि अगर n की वैल्यू 1.5 है, डेल्टा n की वैल्यू इतनी है, f की वैल्यू इतनी है, तो बताइए डेल्टा f मॉड की वैल्यू विल बी 0.02 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? तो चेक कर लेते हैं। डेल्टा f इज इक्वल टू, f को उधर लेके चलिए, वो आपको 20 है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा n जो आपको है वो कितना है 10 टू द पावर -3 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n-1। n की वैल्यू है 1.5, सो 1.5 - 1 इज 0.5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.5, तो आप देख सकते हैं ये आपको 0.02 आ जाएगा, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। एक बार ये आपका रिजल्ट आ जाता है देन यू आर गुड टू गो, ठीक। चलिए, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमसे क्या बोलता है, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, प्रिज्म हो गया, इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आता है जी एडवांस्ड में। सवाल में कहता है अ प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ L एंड विड्थ W
is made of two different optical media of refractive indexes 1.5 and 1.44 as shown in the figure. तो ये आपका N2 मीडियम है और अंदर वाला आपका N1 मीडियम है, और हमको दिख रहा है कि जो N1 है वो ज़्यादा है N2 से, ठीक है। अच्छा, लेंथ इज़ मच मच मोर देन विड्थ, इसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द विड्थ, ठीक है। A ray entering from end AB will emerge from end CD only if the total internal reflection condition is met inside the structure. That's true. So for L is equal to 9.6 meter, हमको लेंथ की वैल्यू दे रहा है 9.6 मीटर. If the incident angle theta is varied, the maximum time taken by a ray to exit plane CD is t into 10 to the power minus 9 seconds, where t is what? ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को देखिए. हमसे चाहता है कि रे जो है ना वो मैक्सिमम टाइम ले इस मीडियम में रहने के लिए, बहुत देर बाद जाके वो यहाँ से एग्जिट हो. अब इसका कंडीशन क्या है? अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे इसके अंदर, तो आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो इसका, राइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो इसका. अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने का क्या मतलब है? आप यही चाहोगे ना, बात को समझिएगा. अगर आप चाहते हो कि रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत बार हो, तो आप ये भी चाहोगे कि ये जो एंगल है आई, ये एंगल छोटा से छोटा हो. जितना छोटा एंगल होगा ये वाला, आप देख सकते ना, ये एंगल को हमने छोटा कर दिया, तो आप देखिए अब ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो रहा है, ज़्यादा देर तक वो अंदर मीडियम में रहने वाला है, ठीक है. लेकिन हमें उसको TIR भी करवाना है, तो कितना छोटा हो सकता है भाई? आप सोच रहे हैं ना, ये एंगल कितना छोटा कर दोगे? क्रिटिकल एंगल तक. उससे छोटा कर दोगे तो TIR होगा भी नहीं. एकदम सही बात है. अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर हमने इसको क्रिटिकल एंगल कर दिया तब तो आपको ये इस तरीके से हो जाएगा पैरेलल, ठीक है. बात आपका सही है सर, अगर हमने इसको कर दिया क्रिटिकल एंगल तो ये आपको इस तरीके से टैंजेंशियल हो जाएगा, या फिर ये आपको इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रिटिकल एंगल हम लोग लिमिटिंग केस के लिए कर रहे हैं. क्रिटिकल एंगल से मान लीजिए आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो आता है लेटर से 30 डिग्रीज, राइट. तो अगर आपने 30 डिग्री 0.0001 डिग्री का 30.00001 डिग्री भी अगर आपने कर दिया, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि फिर आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. सो ऑल्दो वी आर सेइंग कि हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए ही सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट फॉर द लिमिटिंग केस. उससे थोड़ा सा भी डी थीटा एंगल भी अगर आपने इंक्रीज़ किया तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि दिस एंगल इज शुड बी योर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. ये जो एंगल है अपना वो बेसिकली क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज दिस एंगल आई. पता कर लेते हैं ना. तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपना स्नेल्स लॉ, ठीक है. बात को समझ रहे ना, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल एंगल. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं N1 sin I इज इक्वल टू योर N2, ठीक है. N2, राइट. साइन 90 डिग्री होता, लेकिन उससे हम 1 ही होता है वो तो आपको. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका साइन I है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू N2 बाई N1. और ये जो साइन I है आप उसे ज्योमेट्रिकली क्या लिख सकते हो? अगर आप ध्यान से देखो, लेट अस से कि हमने इस वाले लेंथ को x बोल दिया, है. तो और ये वाला जो लेंथ है आपका, इसको हमने बोल दिया स्मॉल l, ठीक है. तो क्या आपको दिख रहा है कि हम इसे साइन I को लिख सकते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x बाई l इज इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है. अच्छा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू L, आपका एक रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है. बढ़िया है. अब जहाँ तक बात है कि कितना टाइम इसको लगने वाला है, दैट विल बी डिसाइडेड बाई कि ये रे ने कितना डिस्टेंस कवर करा है. अगर हम बात करें टाइम की ना, कि टोटल टाइम, राइट, अगर हमसे कोई पूछेगा कि सर कितना टोटल टाइम लगने वाला है रे को अंदर में, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रे का टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन रे का जो स्पीड होने वाला है. और रे का स्पीड कितना होगा? स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1. तो ये आपको हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम N1. तो ये तो हो गया आपका टोटल टाइम टेकन, राइट. N1 को आप ऊपर ले जाओ, ये आपको C है मल्टीप्लाइड बाई S. मेन मुद्दा ये S का है. सर ये S क्या है? सो S इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द रे ऑफ लाइट, ठीक है. तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं N1 बाई C मल्टीप्लाइड बाई S, और S को क्या हम लिख सकते हैं? दिस लेंथ L
दिस लेंथ L मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन में आपको ये L लेंथ है, इसके बाद अगर आप एक और देखेंगे यहाँ पे तो फिर से आपको एक L लेंथ आ जाएगा, एक और रिफ्लेक्शन पे एक और लेंथ L आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि हम इसको L इंटू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। और ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ये x आ चुका है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कैपिटल L डिवाइडेड बाई दिस विड्थ x। हाँ जी सर, ठीक है, हाँ जी सर, बढ़िया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये वाला तो हमने कंसिडर किया ही नहीं, राइट। तो इसीलिए आपको सवाल में दिया है कि जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द विड्थ। तो थोड़ा बहुत जो भी आपका एजेस में एरर रह जाता है आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, आप उसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये आपको हो जाने वाला है n1/c मल्टीप्लाइड बाई योर स्मॉल l मल्टीप्लाइड बाई l डिवाइडेड बाई x, और x की वैल्यू है आपको n2 इंटू l, ऊपर में आपका चल जाएगा n1। तो आप देख सकते हैं आपका ये जो l है वो भी कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विथ n1 स्क्वायर l डिवाइडेड बाई c इंटू n2। अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। n1 की वैल्यू कितनी है सर, तो वो आपको 1.5 है, उसका स्क्वायर करना है आपको, तो वो हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाई L इज़ योर 9.6 मीटर्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई n2 एंड n2 इज़ योर 1.44, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को देखें तो 16 से आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 1.6 से। सो 1.6 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 1.6 से 1.6 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाने वाला है 0.9, राइट। सो 0.9 से ये वाला चीज़ आपका हो जाएगा। सो यहाँ से आप इसको भी ऊपर भेज दो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर 20 एंड ये आपको 3 और 3 9 है, राइट। 9 इसको किसके साथ कट करेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी योर 2.5, राइट। तो ये कितना आ रहा है आपका, नॉट 2.5, ये आपको होने वाला है 0.25, राइट। तो ऊपर में आपका आ रहा है 0.5, नीचे से आपका आ जाएगा 10⁻⁻8। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको आ रहा है 50 इंटू 10⁻⁹। सो आपके सामने ही पूरा कैलकुलेशन किया गया है। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये टफ कैलकुलेशन है क्या। आप देख सकते हैं 50 आपको आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है, और इस तरीके से आप इसको बड़ा ईजिली कैलकुलेट या सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल पूरा क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। ये आपको फेयरली इजी क्वेश्चन है, राइट। थोड़ा सा बस इसमें कैलकुलेशन है। सवाल में हमसे कहता है कि 3 ग्लास सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ हाइट h 30 सेंटीमीटर एंड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.5 आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। सिलेंडर 1 हैज़ अ फ्लैट टॉप, राइट। तो ये तीनों बेसिकली आपको सिलेंडर है, इसका टॉप फ्लैट है, इसका टॉप कॉन्वेक्स शेप है, इसका टॉप कॉनकेव शेप है। बॉटम पे आपको 3 पॉइंट्स है, राइट। ऊपर से ऑब्जर्वर जो है इन तीनों पॉइंट्स को देख रहा होगा। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। इफ h1, h2 एंड h3 आर द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द पॉइंट x ऑन द बॉटम ऑफ द 3 सिलेंडर्स रेस्पेक्टिवली, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर व्हाट, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डायग्राम की ओर और लेट अस फाइंड आउट, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें इस वाले का, तो हमको डायरेक्ट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको अपैरेंट डेप्थ क्या होने वाला है। ये h1 कितना होगा, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट फॉर द फिगर 1। यू नो दैट दिस h1 इज गोइंग टू बी नथिंग बट h अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, राइट। नाउ h इज व्हाट, h हमको दे रखा है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। h अपने को दे रखा है, n अपने को दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे रखा है मीटर्स में, इसको 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, भूल मत जाइएगा। सो h इज़ योर 30 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ योर हाउ मच, दिस इज़ योर 1.5। तो ये आपको आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो चलिए h1 तो आ गया, ईजी था h1 निकालना। अच्छा, h2 की बात करते हैं हम लोग। इस केस में आपको इमेज कहाँ पे बनने वाला है, दैट इज़ बेसिकली हेल्पिंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h2। मान लीजिए आपको इमेज इस केस में यहाँ बन रहा है, इमेज अपना यहाँ बन रहा है
ठीक है, तो हमको ये डेटा फाइंड करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस H2, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में आप जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ योर बेसिकली N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर, राइट। साइन कन्वेंशन का ध्यान यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने यहाँ से जो भी नीचे वाले डिस्टेंस है हमने उसको ले लिया है नेगेटिव, नीचे वाले डिस्टेंस को हमने नेगेटिव ले लिया है, तो क्या होने वाला है, और या फिर एक काम कीजिए इसको पॉजिटिव ले लीजिए, क्यों नेगेटिव का आपने इस केस में चक्कर रखे, तो नीचे वाले डिस्टेंस को ही हमने पॉजिटिव मान लिया है। N2 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम जहाँ पे आपको रेज जाने वाली है, और N1 हो जाएगा ये वाला मीडियम, राइट। तो N2 को हम लोग पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई V, राइट, V माइनस N1 आपका हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई U आपका हो जाएगा बेसिकली ये H जो है, और हमने नीचे वाले को पॉजिटिव लिया है तो सिंपली हम इसे यहाँ पे 30 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5, और इस केस में जो आपका R का वैल्यू होगा वो भी नीचे ही है तो वो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, राइट। तो अच्छा ये आपका हो जाएगा 1 बाई वी इज इक्वल टू, ये आपका हो रहा है कितना 0.5, लेकिन माइनस 0.5 है और यहाँ से वो राइट साइड जाएगा, सो 1.5 डिवाइड बाई 30 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। तो यहाँ से आपने अगर 300 को एलसीएम ले लिया तो ये आपको हो जाएगा 15 माइनस 0.5, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका V आने वाला है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो V आने वाला है दैट इज़ योर 300 डिवाइडेड बाई 14.5 और रादर 600 डिवाइड बाई 29 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर H2। तो आपका H2 आपको दिख रहा है 600/29 है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है वो 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 29 इंटू 20 इज़ 580 और ऊपर है 600, यानी ये वैल्यू 20 से ज़्यादा है। तो यहीं से हम एक बात तो कंक्लूड कर देते थे कि H2 जो है वो H1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड केस की। सो थर्ड केस में आपको N2 अपॉन N1 वही चीज़ होने वाला है, सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वैल्यूज ही लिखते हैं। सो 1 अपॉन V माइनस 1.5 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5। द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 300 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके शेप की वजह से वो ऊपर की तरफ होगा। हमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा, तो दिस इज गोइंग टू बिकम योर -300, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आ रहा है, 1 बाई वी इज इक्वल टू ये 1.5 डिवाइड बाई 30, ये आपको हो जाएगा प्लस 0.5 डिवाइड बाई 300। सो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो V आने वाला है ना, सो बेसिकली 15 प्लस 0.5 हो जाएगा, विच मीन्स इवेंचुअली आपको ये आने वाला है 600 डिवाइडेड बाई 15.5 का ट्वाइस 31, एंड दिस इज योर H3। नाउ इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, दिस H3 इज लेस दैन 20। ये जो H3 है वो 20 से थोड़ा सा छोटा है, दिस वैल्यू इज लेस दैन 20। तो हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो H3 है आपका वो H1 से कम है। चलिए, अच्छा, ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि H2 H1 से मोर है, सही बात है। बी बोलता है कि H3 भी H1 से बड़ा है, जो कि गलत बात है, ठीक है। अच्छा, ये हमसे ऑप्शन नंबर सी हमसे बोलता है कि H2 जो है वो H3 से बड़ा है, विच इज़ विजिबल। H2 जो है वो 20 से बड़ा है और H3 20 से छोटा है, तो H2 तो H3 से बड़ा ही हुआ, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, H2 माइनस H1 इन वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है, तो आपके पास H2 है, राइट, आपके पास H1 भी है, तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अपने को जगह क्रिएट करना होगा। लेट अस रिमूव दिस थिंग, राइट, ओके। Now if you see here very very carefully, हमें चाहिए H2 माइनस H1। H2 जो है अपना वो 600 डिवाइड बाई 29 है और H1 अपना 20 है, तो यहाँ पे आप देखिए तो 580 और ऊपर में 600, सो दिस बिकम्स योर 20 बाई 29। अब इतना सा चीज़ को तो आप प्रिसाइजली कैलकुलेट कर ही सकते हैं। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको आने वाला है 0.69 सेंटीमीटर, और 0.69 आप देख सकते हैं इसमें तो लाई नहीं कर रहा है, विच मीन्स ये आपको गलत है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वाला सवाल भी एकदम क्लियर होगा, कोई इसमें डाउट रहा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी इजी क्वेश्चन, जे एडवांस का फेवरेट टॉपिक मुझे लगता है कि ये है, दैट इज़ योर प्रिज्म। हर बार प्रिज्म पे एक सवाल आता ही है और इजी क्वेश्चन होता है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल 75 डिग्री
and refractive index n naught is equal to root 3. The other refracting surface of the prism is coated by a thin film of material of refractive index n as shown in the figure. तो ये वाला जो surface है ना, इसको हमने कोट कर दिया है और ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ठीक है। अच्छा, the light suffers total internal reflection at the coated prism surface for an incidence angle of theta less than equal to 60 degree, right? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट 60 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो वो बेसिकली हम लिमिटिंग केस की तरह ले सकते हैं। अगर थीटा आपको 60 डिग्री होगा, विच मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरीके से आपको बेंड करके यहाँ पे जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये क्रिटिकल एंगल रहा होगा। अगर हम लिमिटिंग केस की बात करें तो ये बेसिकली आपको क्रिटिकल एंगल रहा होगा और फिर आपका जो रे है वो इस तरीके से पैरेलल हो जाएगा सरफेस के, ठीक है। सो दिस इज़ द होल सिनारियो, दिस इज़ द होल सिनारियो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दे रखा है तो हमसे n² की वैल्यू पूछी जा रही है, बढ़िया है। अच्छा, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल हम निकाल सकते हैं ना, व्हाट इज़ दिस एंगल R1, सो लेट अस फाइंड इट आउट। तो अगर ये आपको साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री वी आर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ओवर हियर, राइट। सो R1, तो साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विच इज़ योर √3, सो ये आपको जगह √3। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपको √3/2 है, दिस इज़ योर साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो यहाँ से आपको जो R1 आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्रीज, ओके। तो अगर आपका R1 आ चुका है 30 डिग्रीज तो क्या आप कह सकते हैं ये 30 डिग्रीज है, राइट। तो क्या ये I आपको नहीं पता चल गया? I आपको पता है ना, I प्लस R1 जो होगा वो आपको कैपिटल A के बराबर होता है, बेसिकली आपको R2 होता है बाय स्टैंडर्ड सिंबल। सो R2 प्लस R1 ही आपको A के बराबर होता है। तो क्या हमें I नहीं पता चल गया? पता चल गया सर, A माइनस R1, और A अपने को 75 डिग्री है, ये अपना 30 डिग्री है, विच मीन्स दिस इज़ योर 45 डिग्रीज। तो अगर आपको ये एंगल पता है तो दोबारा यहाँ पे लगाइए स्नेल्स लॉ, तो हम कह सकते हैं कि सर साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई योर n0 इज इक्वल टू योर n, राइट। और ये तो अपना है ही 90 डिग्रीज, ठीक है। n इंटू साइन 90 होता, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। अब n0 आपका कितना है, सो √3 है सर। ये आपका कितना है सर, 1/√2 है सर। n अपने को निकालना है, ये वैल्यू 1 है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते तो क्या हमको ये 3/2 दिख रहा है? क्या ये हमको 1.50 दिख रहा है? 1.50 हमको दिख रहा है। तो यही आपका इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा कंटेंट सही लगा है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी है एंड वी आर रेगुलरली अपलोडिंग गुड फिजिक्स कंटेंट्स, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।